नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। तो आज हेडिंग आपने देखी होगी, बिगिनिंग ऑफ इलेक्ट्रीशियन। हम अपने इलेक्ट्रीशियन सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं। लास्ट 3 क्लास में मैंने आपको जो इमारत खड़ी करनी थी, वो इमारत खड़ी करने के लिए जो नींव डालनी थी, वो नींव मैंने डाल दी है। आपको मोटा-मोटा बता दिया है कि एटम से रिलेटेड जो-जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो एटम की थ्योरी से रिलेटेड जो आगे चलकर यूज़ होंगे कॉन्सेप्ट, उन कॉन्सेप्ट पे मैंने विशेष करके टाइम लगाया है। जिन बच्चों ने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उनको पता भी लग गया होगा कि सर इन चीज़ों को क्यों ज़्यादा फोर्सफुली हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि वो क्वेश्चन शायद क्या पता एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को ना मिले, लेकिन उन चीज़ों का यूज़ होगा आगे चलकर। इस वजह से जहाँ-जहाँ मेरे को टाइम देना था, वहाँ मैंने टाइम दिया है और आप लोगों ने भी मेरे साथ-साथ मेहनत की होगी, वीडियो देखी होगी, पीडीएफ पढ़ी होगी और फिर से वीडियो देखी होगी। और जिन्होंने मतलब पहले कर रखा है, उनको एक बार वीडियो देख के पीडीएफ पढ़ लेंगे, काम चल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिगिनिंग ऑफ इलेक्ट्रीशियन यानी इलेक्ट्रीशियन सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं। लास्ट क्लास के बिल्कुल लास्ट में जाके मैंने कुछ इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको बताया था कि किसी भी एटम का लास्ट जो ऑर्बिट होता है, सेल होता है, ऊर्जा क्षेत्र जो ऊर्जा कक्ष होता है, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन को हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उस बैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपने 2 कंडीशन देखनी थी कि एक तो वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है। न्यूक्लियस के जितना पास होगा, आकर्षण बल लगता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज। ये एक दूसरे को खींचते हैं, आकर्षण बल बोलते हैं उनको, नाभिकीय बल बोल दो चाहे। तो एक दूसरे को खींचते हैं, तो जितना ज्यादा दूर होगा तो न्यूक्लियस का कंट्रोल कम होगा। कंट्रोल कम होगा, एक तो ये रीजन हो गया। दूसरी बात, लास्ट वाला जो ऑर्बिट होता है सेल के, देखे हमने के एल एम एन, एन वाले की एनर्जी लेवल मैक्सिमम होती है। तो दो बढ़िया बात बनी उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो लास्ट सेल में है, जिसे हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एक तो भाई वो खुद से अच्छी खासी एनर्जी लेके बैठा है, दूसरी बात न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है। जितना ज्यादा दूर होगा तो उसके लिए आसान होगा कि अपने एटम से वो फ्रीली मूव कर जाए। वो डिपेंड करता है, आज की क्लास में आप समझोगे कि बॉन्ड बनेगा या बॉन्ड टूटेगा। आयनाइजेशन एक प्रोसेस होती है, जिसमें आपने देखा है कि कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाती है और इलेक्ट्रॉन जो ले रहा है वो नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाती है। वो आज आपकी इस क्लास में देखो। लेकिन आपको ये मैंने बता दिया था कि वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा। जब वो मूव करने लग जाएगा तो उसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और वो रास्ते में आने वाले किसी और इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और जब टकराएगा तो एक प्रकार की एनर्जी क्रिएट होगी। उसी एनर्जी को हम चार्ज या आवेश बोलते हैं। और उस चार्ज को भी हम 2 स्टेज में पढ़ते हैं। उसकी प्रकृति 2 प्रकार की है। एक तो वो चार्ज जो मतलब सिर्फ जिसको महसूस किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा बचपन में आप चेयर पे बैठ के और पीछे सूती कपड़े से ऐसे मारते थे ना, और जब आपके हाथ को कोई टच करता था, एक छोटी सी चिंगारी और एक हल्का सा झटका सा महसूस होता था। वो सिर्फ महसूस था। उसको हम उस चार्ज से, ये नहीं कि हम अपनी अपने कुछ उसको वायरों के माध्यम से बल्ब ऑन कर लेंगे, टीवी चला लेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। आप बालों में कंघी करते हो, है ना? और कंघी करने के बाद जब आप फिर कंघी को थोड़ा सा ऊपर करके इधर उधर मूव करते हो तो अपने बाल साथ में मूव करते हैं। ये भी एक प्रकार का चार्ज है। आपने चार्ज देखा होगा कि जब तूफान वगैरह आने वाला हो तो 2 समरूप प्रकार के बादल जब आपस में टकराते हैं, है ना? तो उनके बीच में बिजली कड़कती है, गिरती है वो। तो वो भी एक प्रकार का चार्ज है। लेकिन उस चार्ज को सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उसको ये नहीं कि वायर के माध्यम से। हो सकता है साइंस इतनी टेक्नोलॉजी कर ले कि हम जो आकाशीय बिजली को उसको वायर के माध्यम से भेजने लग जाए इन फ्यूचर। लेकिन फिलहाल उस चार्ज को महसूस किया जा सकता है। तो आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि चार्ज भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जिसे महसूस किया जा सकता है, एक वो जिसको वायर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। जो महसूस किया जा सकता है या तो वो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। आकर्षण मतलब 2 भिन्न-भिन्न आवेशों को आपस में आज एक दूसरे की तरफ आएंगे तो आकर्षण हो गया, अट्रैक्शन हो गया। और 2 समान प्रकार के आवेश एक दूसरे से दूर भागेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण बोलते हैं। और एक वो चार्ज जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज पाएंगे बाय वायर, कंडक्टर, है ना? उनके माध्यम से भेज पाएंगे। तो उस चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। वहां से इलेक्ट्रिसिटी अपनी स्टार्ट हो जाएगी। आज चार्ज और अगली क्लास में इलेक्ट्रिसिटी। आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना ही क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत है। तो वहां तक हम पहुंच जाएंगे आज चार्ज, और कल फिर क्लास में फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टार्ट करेंगे बिगिनिंग ऑफ इलेक्ट्रिशियन। अपनी क्लास का आगाज करेंगे सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। और हमें पढ़ना है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन से पहले थोड़ी सी जो बात लास्ट क्लास में मैंने की थी उसको थोड़ा सा हल्का सा रिपीट कर दूं, ताकि अपने को थोड़ा समझना आसान हो जाए। मैंने बताया था आपको
है ना, बस 1 मिनट लगेगी, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इतना अगर हमने टाइम लगाया है, तो हर एक चीज़ को परफेक्टली करके आगे बढ़ेंगे, तो आपको पता है कि कॉन्सेप्ट तगड़ा हो जाएगा और आने वाले समय में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? आपको ये भी ध्यान होगा कि कोई भी एटम है वो विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। विद्युतीय रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। जितने इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इस वजह से उसको बोला जाता है कि वो विद्युतीय रूप से क्या है जी, उदासीन है। विद्युतीय रूप से क्या है जी, उदासीन है। अब ये ले लिया मैंने कोई एटम, है ना? एटम के बीच में जैसे मैंने लिया है सिल्वर का ले लिया एग्जांपल। किसका एग्जांपल ले लूं, सिल्वर का। सिल्वर का ही लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल लिया था, आज भी सिल्वर का ही लेंगे। एजी से डिनोट करते हैं, और इसका जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, वो 47 है। क्या है, 47। तो बीच में क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, जिनके ऊपर कैसा चार्ज होगा जी, पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। पहला जो सेल होगा उसे बोलते हैं के, फिर एल, फिर एम, और फिर क्या होगा, एन। आपको मैंने बताया था के की मिनिमम एनर्जी होती है। मिनिमम एनर्जी किसकी होती है, लिख देता हूं इधर। मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी किसकी होती है जी, के सेल की सबसे कम एनर्जी होती है। और मैक्सिमम एनर्जी किसकी होती है, मैक्सिमम एनर्जी होती है सर किस सेल की, एन सेल की। सबसे कम ऊर्जा स्तर के का होता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा स्तर एन का होता है। क्लियर है? तो जब इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से भरे जाएंगे कि पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, लास्ट टाइम मैंने बताया था, तीसरे में 18 आएंगे, चौथे में फिर से 18 आएंगे, 18 18 36 और 10 46 और 1 47, यानी कि ऑर्बिट में लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, लास्ट ऑर्बिट में अपने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे कितने, मात्र 1। कितने भरे जाएंगे, 1। इसी को हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सीओजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, लेकिन उस पे जाएंगे, एक बार थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैंने क्या कहा, बाकियों को भर लेंगे आप, यहां 2 भरे जाएंगे, 8 18, है ना, 2 8 18, पांचवा सेल और बनाना पड़ेगा। शायद मैंने लास्ट क्लास में पांचवा सेल बना लेना आप भी। ए एल एम एन, फिर और आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो मैक्सिमम एनर्जी यहाँ किसकी होगी, ओ सेल की मैक्सिमम एनर्जी होगी, जो लास्ट में होगा। जरूरी नहीं है कि एन हो तो एन की मैक्सिमम एनर्जी हो, आपको पता है एन से आगे कौन है, ओ है। तो मैक्सिमम एनर्जी किसकी हो जाएगी भाई, ओ सेल की मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी। मैक्सिमम एनर्जी किसकी होगी, ओ सेल की मैक्सिमम एनर्जी होगी। और उस लास्ट वाले सेल ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसको मैंने यहां से शो कर दिया। ये है वो एक इलेक्ट्रॉन, ये है वो एक इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक बात देखो, पहली बात तो न्यूक्लियस से कितनी दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। मान के चलो कोई इलेक्ट्रॉन यहां भी होगा, है ना, कोई इलेक्ट्रॉन यहां भी होगा। इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इसमें, 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। आप भर सकते हो, भरना चाहो तो। फिर आपने देखा इस सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस सेल में भी 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मैं आपको क्या बात बताना चाहता हूं, उस बात पे जाने से पहले आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि चीजों को रिलेट करके पढ़ो। ठीक है, इसमें कितने होंगे, इसमें होंगे जी 8। कितने होंगे जी 8। ठीक है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, आप भर लेना पूरे। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें होंगे मात्र 2 इलेक्ट्रॉन, एक ही हो गया और एक ही हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बताओ कितना पास है, वो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है ना। इस इलेक्ट्रॉन पर आप बताइए न्यूक्लियस का कंट्रोल इसके कंपैरिजन में कम होगा या ज्यादा होगा। आप कहोगे सर जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है उसका नियंत्रण बहुत अच्छा होगा, और जो जितनी दूर है उसका नियंत्रण उतना ही कम होगा। ये बात को समझते हो, क्लियर है? ठीक है। दूसरी बात, लास्ट वाले सेल की मैक्सिमम एनर्जी होती है, न्यूक्लियस से दूर भी होता है, तो इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत आसान होगा, या तो वो बॉन्ड बनाए या फिर वो बॉन्ड को क्या करे, तोड़े। या तो वो बॉन्ड बनाए बेटा, या तो वो बॉन्ड को बना ले, है ना, किसी के साथ, या वो बॉन्ड को तोड़ दे। इसके लिए बहुत आसान होगा, या तो वो बॉन्ड बनाए किसी के साथ, या फिर वो किसी के साथ बॉन्ड ना बना के बॉन्ड को तोड़ दे। बनाएगा तो अपने अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनों को बुलाएगा, वो डिपेंड करता है कि लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं। जैसे कंडक्टर वाले केस में, चालक वाले केस में हम देखेंगे कि लास्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 2 3 होते हैं। सेमीकंडक्टर वाले में देखेंगे कि लास्ट जो ऑर्बिट होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इंसुलेटर वाले में 8 होते हैं, उसको बोलते हैं हम सीओजी इलेक्ट्रॉन। और उनका नियंत्रण न्यूक्लियस के साथ कैसे, क्योंकि इन पे ना एक अट्रैक्शन बल लग रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इसके साथ नेगेटिव, इसके साथ पॉजिटिव, एक दूसरे के साथ आकर्षण बल लग रहा है। तो जितना ज्यादा दूर होगा आकर्षण बल कम होगा, खुद की भी एनर्जी है, तो या तो वो बॉन्ड बनाएगा या तोड़ेगा, वो डिपेंड करता है। लेकिन मान के चलो जो भी केस हो, ये इलेक्ट्रॉन ना फ्री होके मूव करने लग जाए,
तब ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले इसका नाम क्या था, इसका नाम पहले सीओजी इलेक्ट्रॉन था। क्या नाम था इसका, सीओजी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन था, सीओजी इलेक्ट्रॉन था। और जब फ्री होके ये मूव करने लग जाए तब ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, है ना। पहले सीओजी था, ये इलेक्ट्रॉन पहले सीओजी इलेक्ट्रॉन था, अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। मुक्त को क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और ये रास्ते में आने वाले किसी अन्य इलेक्ट्रॉन से जब टकराएगा तो एक प्रकार की क्या क्रिएट होगी, एक प्रकार की बहुत सारे, ये भी जैसे अपने इस एटम का टूटा है कोई और एटम का टूटेगा, आपस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब टकराएंगे तो एक प्रकार की क्या क्रिएट होगी भाई, एक प्रकार की एनर्जी क्रिएट होगी। क्या क्रिएट होगी, एनर्जी क्रिएट होगी, है ना, एनर्जी क्रिएट होगी। और उसी एनर्जी को, एक प्रकार की एनर्जी, एनर्जी क्रिएट होगी, और उसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, उसी एनर्जी को हम बोलेंगे जी चार्ज। क्या बोलेंगे, चार्ज। चार्ज यानी कि आवेश बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा जी, आवेश बोला जाएगा। तो इस मोटे मोटे कॉन्सेप्ट पे हमें पहुंचने के लिए 1 से 2 दिन लग गए, लेकिन है बड़े काम का, है बड़े काम का। ये मोटी मोटी कहानी समझ में आ गई आपको, क्लियर है। अब इसको शब्दों में पिरो दिया जाए, शब्दों में देख लिया जाए इसको। देखो स्टार्ट करते हैं, वो समझना था सिर्फ। तो अब आ गई हेडिंग क्या, सीओजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोला है जी, सीओजी इलेक्ट्रॉन। सीओजी इलेक्ट्रॉन मतलब जिसको हम बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। पढ़िए, बहुत आसान है ना। जो बच्चा नोट करना चाहे वो नोट भी कर सकता है, लेकिन पढ़िए। किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में, किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं वे सीओजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी थे 18 इसमें, 8 इसमें, 2 इसमें, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन सीओजी इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाएंगे, क्योंकि सीओजी इलेक्ट्रॉन या बैलेंस इलेक्ट्रॉन उन्हें कहते हैं जो किसी भी एटम की लास्ट कक्षा में उपस्थित होते हैं। किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वे सीओजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी, सीओजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। फिर कहता है कि धातुओं, कुचालकों, अर्धचालकों में बाह्यतम, बाह्यतम मतलब बाहरी जो कॉक्स है, बाह्यतम कॉक्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ इस प्रकार से। 3 प्रकार के मटेरियल हम पढ़ते हैं। एक तो होता है जी अपना कौन सा, धातु। धातु को क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल, मेटल टाइप के, है ना। एक होता है आपका क्या, अर्धचालक। एक तो होता है धातु मतलब चालक, है ना, फिर है अर्धचालक, और एक होता है कुचालक। इनके जो लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश मतलब जो सबसे एक्सटर्नल, जिसका मैक्सिमम, आपको ध्यान है ना, बाह्यतम कोश कौन सा होगा, जिसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी। एक तो यार ये मार्कर बदलने दो, इसका जो मार्कर है वो ये सिलेक्ट हो रहा है, ये वाला करने दो। इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी जी, मैक्सिमम एनर्जी होगी। बाहर वाला जो कोश होगा उसकी क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी होगी। इस बात को समझते हो तुम बहुत अच्छे से। तो उसमें, उस मैक्सिमम एनर्जी में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं को क्या कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बाह्यतम कक्ष में जो धातुओं के जो बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, 1 2 3। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अच्छा, इनको बोलते क्या है, अगर जब किसी भी एटम के बाहरीतम कक्ष, है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1 2 3 हो, तो उनको हम बोलते हैं क्या, कंडक्टर। क्या बोलते हैं जी, कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर मतलब चालक। क्या बोलते हैं जी, चालक। अगर किसी अर्धचालक की संयोजकता, संयोजकता शब्द को पकड़ेंगे। अगर किसी एटम के बाहरीतम कक्ष में सबसे कितने भी ऑर्बिट बने, लेकिन जो सबसे बाहरी जो होगा उसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हो, कितने इलेक्ट्रॉन हो, 4 हो, तो उसको बोला जाता है जी सेमीकंडक्टर। क्या बोला जाता है उसको, सेमीकंडक्टर बोला जाता है, सेमीकंडक्टर। और हिंदी में क्या बोला जाता है जी, अर्धचालक। क्या बोला जाता है, अर्धचालक। तो 2 बातें पता लगी। पहली बात, जो बाहरतम कक्ष होगा उस बाहरतम कक्ष में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे कितने भी हो, डिपेंड करता है कि वो, अच्छा कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। 8 से ज्यादा हो गए तो नया ऑर्बिट बना देंगे। तो 8 का बंटवारा कुछ इस प्रकार से किया। अगर 1 2 3 होंगे तो उसे तो क्या कहेंगे, धातुओं में होगा, ये मेटल में होगा, यानी कि उसे तो हम बोलेंगे कंडक्टर। कंडक्टर को और क्या कहेंगे, हम कह देंगे जी चालक होगा। तो वो क्या होगा, चालक होगा। फिर हमने देखा कि अगर बाहरीतम कक्ष में, है ना, सबसे बाहरी कक्ष में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 4 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक बोलेंगे। अगर किसी एटम के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे बोला जाता है जी क्या, इंसुलेटर। क्या बोला जाता है जी, इंसुलेटर, है ना, इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब कुचालक। अब एक बात सुनो, आपने अगर थोड़ा बहुत अगर आपको ज्ञान हो, ना ज्ञान है तो मैं बताऊंगा। कंडक्टर वो है जो अपने अंदर से करंट को, अगर मैं करंट की प्रॉपर्टी में देखूं, कंडक्टर कौन सा है, कंडक्टर वो है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी देखेंगे करंट के सेंस में, तो कंडक्टर वो है जो अपने अंदर से
करंट को, अपने अंदर से करंट को बहुत इजीली पास होने दे, है ना। ये समझ लो कि सहयोग करे। क्या करे? सहयोग करे। मतलब अपने अंदर से देखा होगा आपने, कुछ एक लोग ऐसे होते हैं, जैसे आपको रोड पे मिल जाए, रोड पे मिल जाए तो आपको आपने कोई एड्रेस पूछा, भाई ये एड्रेस कहाँ का है, तो भाई वो इतने कोऑपरेटिव लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं, भाई एड्रेस तो ऐसे ऐसे करके वहां वैसे है। फिर वो कहते हैं चलो ठीक है भैया, वैसे तो मेरे को कोई काम था, लेकिन आप आए हो इतनी दूर से, है ना, आप हमारे गांव के नॉन भी हो, रिश्तेदार भी हो, चलो मैं आपको उस घर तक छोड़ के आता हूँ। इतने कोऑपरेटिव होते हैं। तो करंट के सेंस में कंडक्टर जो होते हैं, वो कंडक्टर इतने अच्छे होते हैं कि वो अपने अंदर से करंट को बहुत इजीली पास करने देते हैं, यानी कि सहयोग करते हैं। कब होगा ऐसा? जब कोई कंडक्टर, कब कंडक्टर कहलाएगा? जब उसके लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, 1, 2 या 3 हो, तभी वो कंडक्टर बनेगा। अगर मान के चलो 1, 2, 3 से, 1 से कम तो हो नहीं सकते, 0 तो हो नहीं सकते, 1, 2, 3 से अगर ज्यादा हो, 4 हो जाए, तो वो कंडक्टर ना होके क्या बन जाएगा? सेमी कंडक्टर बन जाएगा, अर्धचालक बन जाएगा। और अर्धचालक जो होते हैं ना, अर्धचालक जो होते हैं, वो अपने अंदर से करंट को, है ना, पास होने देते हैं। क्या होने देते हैं जी? पास होने देते हैं। मतलब ये सोचो कि भाई आपने किसी से रास्ता पूछा, है ना, सहयोग नहीं करते, बस वो अपने अंदर से पास होने देते हैं। यानी कि आपने किसी से रास्ता पूछा, है ना, आपने कहा भाई साहब ये एड्रेस है, तो वो कहते हैं हाँ बोल भाई साहब ये एड्रेस बताना। अच्छा, ये काम रह गया मेरा, बता दो यार भाई साहब, आपके अलावा कोई दिख नहीं रहा, सीधा लेके ऐसे ऐसे करे चले जाना। समझ गए मेरी बात को? कोई कोऑपरेशन नहीं, बस एड्रेस बताया, कोई कोऑपरेशन नहीं। तो सेमीकंडक्टर भी कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से करंट तो पास होने देंगे, लेकिन भाई है थोड़े से मतलब निठल्लू टाइप के, मजबूरी है इनकी। कैसे? जैसे जैसे इनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, पढ़ाया था मैंने, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, शायद प्रतिरोध वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाऊंगा। जैसे क्योंकि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऐसी कोई दो चीज आएगी। जैसे जैसे इनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मतलब कि जब नॉर्मल स्टेज में होते हैं तो करंट को ऐसे बताएंगे। अब मान के चलो आपने किसी से एड्रेस पूछा, कोई आपको वो जानता भी नहीं है, आपने किसी से एड्रेस पूछा और मैं कह दूं कि भाई ये एड्रेस बताओ, उसने कहा आपने कहा आने वाले टाइम में मेरे को इस हल्के की सीट मिलने वाली है। अच्छा भाई साहब, मतलब ढीठ टाइप के, मजबूरी है भाई, पता है आने वाले टाइम में विधायक बनने वाले हैं, तब कहते हैं भाई चलो ठीक है मैं करता हूं, हेल्प करता हूं। यानी कि कंडक्टर अपने अंदर से करंट तो पास होने देते हैं, लेकिन ये भी कभी कभार अच्छा बिहेव करते हैं। कब? जब इनका टेम्परेचर बढ़ाया जाए। तापमान बढ़ने पर इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, टेम्परेचर इनका बढ़ने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है और प्रतिरोध घटता है। तो ये अपने अंदर से करंट पास होने देते हैं। और वो जो अपने अंदर से बस करंट को पास होने देते हैं, कोई सहयोग नहीं करते, उनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। और वो कोई भी मटेरियल सेमीकंडक्टर कब कहलाएगा? जब उसके लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो? 4 हो। कितने हो? 4 हो। एक है जी इंसुलेटर, जो अपने अंदर से करंट को बिल्कुल भी पास होने ही नहीं देते, इतने ढीठ टाइप के हैं, चाहे भाई कैसी भी कंडीशन आ जाए, ये अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देंगे। जैसे आपने किसी से एड्रेस पूछा, एक काम रह गया मेरा, भाई साहब बता दीजिए। अच्छा, तेरे खतरे बैठे हूँ, समझ रहे हो ना, बागड़ी भाषा में इतने इधर बोलते हैं लोकल एरिया में। भाई बता दीजिए यार, आपके अलावा कोई नहीं दिख रहा। अच्छा, तो मैं जो यहाँ दिख रहा हूँ तो तेरे काम के लिए आया हूँ, स्पेशल तेरे को ही बताने आया हूँ, और कोई काम धंधा नहीं है। जैसे भाई का बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है ना, एक सेकंड, जितनी देर में वो एड्रेस बताता उसने लंबा चौड़ा तो उसने भाषण कर दिया, पान जबाते रहते हैं और थूकते रहते हैं, गुटखा खाते रहते हैं, इतनी देर में एनर्जी खराब की, बता देता। तो ये कुछ इस प्रकार के है ना मटेरियल, जो अपने अंदर से कैसी भी कंडीशन आ जाए, क्योंकि हम तो भाई करंट से प्यार करने वाले हैं, इलेक्ट्रिशियन पढ़ा रहे हैं, तो करंट को हम प्यार करेंगे। करंट को जो पास होने दे वो अपने मित्रगण है। तो सबसे अच्छा कौन है? कंडक्टर, चालक। इसके लिए कंडीशन क्या है कि इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 1, 2, 3। फिर दूसरे नंबर पर है कौन? सेमीकंडक्टर, जो पास होने देता है, कोई विशेष करके सहयोग नहीं करता, मजबूरी हो जाती है सहयोग करना। और ये कब है? वो है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, जिसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ये एक डी टाइप का है, जो सहयोग तो छोड़ो, किसी भी कंडीशन में अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देगा। यानी कि वो है जो किसी भी सूरत पे नहीं बदलने वाला। और ये तब पॉसिबल है जब इसके, हालांकि कुचालक जो होते हैं ना, वो भी अपने बहुत काम के हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी एप्लीकेशन, जितना भी हम काम कर रहे हैं ना, बिना कुचालक के तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो ना? मतलब धारा के प्रवाह को विरोध करने वाला प्रतिरोध है। प्रतिरोध को हम दुश्मन मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हम भाई पढ़ा रहे इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन मतलब विद्युत, विद्युत को हम पढ़ा रहे हैं और विद्युत से सारे काम हो रहे हैं। हमको लगता है कि विद्युत के राह में जो बाधा डालेगा
वो अपना दुश्मन है, और दुश्मन को हम सोचते हैं प्रतिरोधी है। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध वो एक प्रॉपर्टी है किसी भी प्रतिरोध की, एक प्रतिरोधकता एक प्रॉपर्टी है जो धारा के प्रवाह को बाधा डालती है, धारा के प्रवाह को रोकती है। लेकिन भाई समझो, कुछ एक ऐसे इंसुलेटर होते हैं जिनका मतलब कुछ एक ऐसे प्रतिरोध होते हैं जिनका मान ना 100 मेगा ओम से भी ज्यादा होते हैं, जिनको हम इंसुलेटर के तौर पर प्रयोग करते हैं, और उनके बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं है। आपने खंबे पे देखे होंगे ना, इंसुलेटर लगे होते हैं एग टाइप के, बराबर में जो एक तार आता है ना ऐसे साइड में, एग टाइप का इंसुलेटर, अगर वो ना लगे तो भाई बताइए, कोई बच्चा हाथ पकड़े तो करंट नहीं लग जाएगा। आपने देखा होगा प्लास प्लास के ऊपर ना कवर चढ़ा होता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े दस्ताने होते हैं, अगर वो इंसुलेटर ही तो है ना, अब्रक टाइप के, चीनी मिट्टी के, सेरेमिक टाइप के वो इंसुलेटर, अगर वो इंसुलेटर काम में ना आए ना हो तो बताइए कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का काम करते टाइम कितना खतरा हो। तो भाई इंसुलेटर भी काम है, लेकिन हम विद्युत प्रेमी है तो हम सोचेंगे कि भाई ये तो बड़ा डी टाइप का है, अपने अंदर से करंट पास नहीं होने देगा। कब नहीं होने देगा? क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 है। अब यहाँ एक शब्द था जिसको मैं बार बार इग्नोर कर रहा था, और वो शब्द क्या था? संयोजकता। क्या शब्द है जी? संयोजकता। तो ये संयोजकता क्या है? अरे बेटा ये कुछ नहीं है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? लास्ट ऑर्बिट में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना, कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता को रिप्रेजेंट करते हैं। भाई संयोजकता मतलब ये बताता है, अगर आज आपने ये बात समझ ली ना कि भाई यार कोई कंडक्टर होगा तो उसके लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अगर कोई सेमीकंडक्टर होगा तो लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अगर कोई इंसुलेटर होगा तो लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यानी कि कंडक्टर की संयोजकता है वो 1 2 3 है। संयोजकता शब्द आते ही आप समझ जाओगे, संयोजकता बताता है किसको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट। तो अगर संयोजकता शब्द को ही अगर आप देखें कि भाई संयोजकता क्या है, तो संयोजकता शब्द को कुछ ऐसे समझ सकते हो कि भाई लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो कंडक्टर की संयोजकता क्या है कि लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। अर्धचालक की संयोजकता क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट ऑर्बिट में। और कुचालकों की संयोजकता क्या है? लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर संयोजकता शब्द को देखो तो संयोजकता शब्द को आप कुछ इस प्रकार से, इधर से ही ले लो बेटा, इस संयोजकता शब्द को देखो तो संयोजकता शब्द को कुछ इस प्रकार से बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट ऑर्बिट, है ना, ऑर्बिट बोल दो या क्या बोल दोगे? सेल बोल दोगे, या फिर क्या बोल दोगे? कक्ष। क्या बोल दोगे? कक्ष। किसी भी कक्ष, सेल या ऑर्बिट में मौजूद, लास्ट ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं? संयोजकता। अब सुनो, कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3, सेमीकंडक्टर के लिए 4 और इंसुलेटर के लिए 8। तो अगर मैं कहूं कि कोई भी मटेरियल है और उसको आपको कंडक्टर बनाना है तो बताइए संयोजकता क्या करनी पड़ेगी? संयोजकता मतलब संयोजकता घटानी पड़ेगी क्या बढ़ानी पड़ेगी? हो गया नहीं कंफ्यूज? संयोजकता क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट। तो आप कहोगे अगर सर कंडक्टर है तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर मान के चलो 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में ऑलमोस्ट, तो उसके इलेक्ट्रॉन को कम करना पड़ेगा, संयोजकता को घटाना पड़ेगा। इस सेंस में मत बता देना बेटा, संयोजकता का मतलब है कि वो कितनी किसी के साथ बॉन्डिंग करेगा, है ना, बस ये ध्यान रखना। संयोजकता है क्या? इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट, सेल या कक्ष। तो कंडक्ट धातु की संयोजकता क्या है? 1 2 3। सेमीकंडक्टर की संयोजकता क्या है? 4। और कुचालकों की संयोजकता क्या है? कुचालकों मतलब इंसुलेटर की संयोजकता है 8। एक और सुनो, धातुओं, कुचालकों, अर्धचालकों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजकता के नाम से जानते हैं। ये बात लिख भी रखी थी और मैंने इंग्लिश में भी लिख दी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो गया। जो बच्चा नोट करना चाहे उसे नोट कर लेगा, फिर आगे चलते हैं एक बढ़िया वाले एग्जाम्पल के साथ। चलिए रहे, हो गया नोट? आगे देखिए। देखिए बोले कंडक्टर, कंडक्टर को अभी अभी हमने पढ़ा था, या तो बोलो धातु या बोलो क्या? मेटल, धातु मेटल, या फिर इसको क्या बोल देंगे? चालक। क्या बोल देंगे जी? चालक। कंडक्टर मतलब किसका जिक्र कर रहे हैं? चालक का जिक्र कर रहे हैं। किसका जिक्र कर रहे हैं मेरे भाई? चालक का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर मतलब इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक, इंसुलेटर तो अगला हो जाएगा अर्ध चालक, अर्धचालक, ठीक है। और इंसुलेटर मतलब कुचालक, इंसुलेटर मतलब कुचालक, ठीक है, समझिए। तो आपको क्या है कंडक्टर, अब आपको अच्छे से ध्यान होगा, अगर बेटा कोई कंडक्टर होगा, है ना, अगर कोई कंडक्टर हो तो पहले ही लिखता हूं मैं, तो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, मैं लिख दूं तो बैलेंस, कोई भी कंडक्टर होगा तो उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 1 होंगे, 2 होंगे, या कितने होंगे? 3 होंगे। अगर 1 2 3 में आएगा ना बेटा, तभी वो क्या बनेगा?
आपका कंडक्टर यानी कि क्या बनेगा आपका, और कंडक्टर यानी कि चालक बनेगा। ठीक है, अगर लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आए, लास्ट ऑर्बिट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन आए, कितने इलेक्ट्रॉन आए जी, 4 आए, तो वो क्या बनेगा, सेमीकंडक्टर बनेगा। और बेटा अगर लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आए तो वो क्या बनेगा, इंसुलेटर बनेगा। तो चेक करते हैं। अब देखो चांदी का तो ऑलरेडी हम एग्जांपल बहुत बार कर चुके हैं। चांदी मतलब एजी का जो परमाणु क्रमांक नंबर है वो 47 है। तो 47 को जब आप तोड़ोगे तो कुछ इस प्रकार से तोड़ोगे, 2 8 18 18 और कितना कितना बोलो, एक, कितना आएगा, एक। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक है। इस वजह से ये क्या बन गया, कंडक्टर चालक बन गया। और ध्यान रखिए चांदी जो है ना बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। चांदी क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इससे अच्छी चालकता किसी और पदार्थ की है ही नहीं। हम सोचते हैं कि भी सोने की चालकता इससे अच्छी होगी, नहीं भाई आप गलत हो। सोने की जो चालकता है वो तो कॉपर के बाद आती है। सबसे अच्छी चालकता है किसकी, चांदी की, दूसरे नंबर पर कॉपर की, तांबे की, तीसरे नंबर पे सोने की, चौथे नंबर पे आपकी एल्यूमिनियम की। तो सबसे अच्छी चालकता किसकी, चांदी की। आप ये मत देखिए क्योंकि कोई चीज महंगी है, महंगा तो भाई डायमंड होता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, समझ रहे हो ना। लेकिन हमें ये देखना है कि भाई कोई अच्छा चालक तब होगा जब उसके लास्ट ऑर्बिट में, जिसको हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में संयोजी इलेक्ट्रॉन या बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 या 3 हो। तो एक लेके आने वाला कौन है, सिल्वर। एक लेके आने वाला कौन है, सिल्वर। तो इस वजह से सिल्वर क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे मतलब विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अब भरो कार्बन के, कार्बन के भरेंगे सबसे पहले कितने भरेंगे जी, 2। कितने भरा, 2। फिर कितने भरे जाएंगे, कितने भरे जाएंगे, 6। यार ये तो कार्बन का तो गलत ले, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 ही होता है क्या, चेक करना एक बार। चलो यहां आ जाओ, यहां देखो कुचालक इंसुलेटर, तो यहां भरेंगे 2, फिर भरा हमने 8, 8 2 10, फिर 18 तो भरा नहीं जाएगा, फिर से 8 भरेंगे क्योंकि 8 से ज्यादा नहीं कर सकते। 2 8 8 8 16 2 18, और लास्ट वाले में कितने भरे जाएंगे, लास्ट वाले में भरे जाएंगे जी 2 8 8, सही भरे गए 8 8 16 2 18। तो बताइए लास्ट ऑर्बिट में कितने भरे गए, 8। लास्ट ऑर्बिट में कितने भरे गए, 8। तो 8 भरे गए हैं, इसी वजह से क्या है, ये इंसुलेटर है। ऑर्गन एक क्या है, कुचालक है, इंसुलेटर है। अब कार्बन का एक बार चेक करो, कार्बन में कितना है, 8 ही होता है ना एटॉमिक नंबर, या मैंने कुछ गलत ले लिया है, एक बार चेक करना। आ गया होगा ध्यान, बेटा 8 नहीं होता, कार्बन का परमाणु क्रमांक नंबर क्या होता है, 6 होता है। मैंने यहाँ प्रिंटिंग, क्योंकि कार्बन क्या है, ये तो ध्यान है ना, कार्बन अपना क्या है, सेमीकंडक्टर है। तो भरिए इसको, कितने होते हैं जी, ये होते हैं मेरे भाई साहब 6। कितने होते हैं, 6। तो 6 को भरोगे 2, और फिर यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा जी 4। तो 4 आ रहा है, इसी वजह से ये क्या है, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर है। क्लियर होगी कहानी, समझे कि नहीं समझे अच्छे से, क्लियर है। अब सुनिए, हमने देखा बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन, उन्हें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वो संयोजकता को बताते हैं। जैसे कंडक्टर की, चालक की संयोजकता 1 2 3 है, सेमीकंडक्टर की संयोजकता, अर्धचालक की संयोजकता 4 है, और इंसुलेटर की संयोजकता कितनी है, 8। एक बात और इंपॉर्टेंट है बैलेंस इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु का वह इलेक्ट्रॉन होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। समझिए इस बात को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तभी तो वो बॉन्ड बनाएगा या तोड़ेगा। देखो मैंने यहां बड़े साफ साफ शब्दों में लिखा था, आप लोग समझे कि नहीं समझे, कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसे हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि नहीं कहते। ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, या तो बॉन्ड बनाएगा ये तोड़ेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कब, जब ये खुद किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले। समझे कि नहीं समझे, यानी कि ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन रासायनिक बॉन्ड बनाए या तोड़े, इसके लिए हमें किसमें शामिल होना जरूरी है, इसके लिए हमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना बहुत जरूरी है। आप बताओ भाई, पहलवान तो आप तब बनोगे ना जब आप अखाड़े में उतरोगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तभी तो ये बॉन्ड बनाएगा या फिर ये बॉन्ड क्या करेगा, तोड़ेगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो कब बॉन्ड बनाएगा कब तोड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि उसने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है या नहीं लिया। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु का वह इलेक्ट्रॉन होता है
जो किसमें भाग लेगा, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या करता है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेके इसको कोई नृत्य थोड़ी ना करना है, इसको या तो बॉन्ड बनाना है ना, या तो इसको बॉन्ड बनाना है, या फिर इसको बॉन्ड को क्या करना है, या फिर इसको बॉन्ड को क्या करना है जी, तोड़ देना है। या तो बॉन्ड बनाएगा या बॉन्ड तोड़ेगा। दोनों ही केस में आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे और मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो अपने किसको क्रिएट कर देंगे, चार्ज को क्रिएट कर देंगे। जो बच्चा नोट करना चाहे वो नोट कर ले, ठीक है, इसको नोट कर ले। हो गया, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखिए। अब है वी नोज दैट एनर्जी लेवल, हमको अच्छे से पता है कि एनर्जी लेवल क्या किस किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहला सेल के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, और लास्ट में हमने एजी वाले, एजी का एग्जांपल लिया, चांदी का एग्जांपल लिया ओ। सबसे कम किसकी, के की, फिर किसकी, एल की, फिर किसकी, एम की, फिर किसकी, एन की। जो बात स्टार्टिंग में मैंने आके बता दी थी ना, उसी के ऊपर सारी क्लास है, इसी के ऊपर, लेकिन अब इसको शब्दों में जो पेपर में पूछे जाते हैं उसमें लिख रहे हैं। अब बताइए, आपने देखा सबसे पहला जो सेल है उसको हमने क्या बोला, ये बोला जी हमने के सेल है। क्या है जी, ये के सेल है। ये वाला सेल क्या है, एल है। ये वाला क्या है, एम है। ये वाला सेल क्या है, एन है। और लास्ट सेल क्या है, ओ है। तो मैक्सिमम एनर्जी किसकी होगी, ओ सेल की होगी। मैक्सिमम एनर्जी किसकी सेल की होगी जी, मैक्सिमम एनर्जी आपकी कौन से सेल की होगी, ओ सेल की होगी। और मिनिमम एनर्जी किसकी होगी, के सेल की होगी। इस के सेल की के में जो इलेक्ट्रॉन है उनका नियंत्रण बहुत अच्छे से होगा, किसका नियंत्रण, न्यूक्लियस का। अब एक इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में, एजी मतलब चांदी, चांदी का हमने देखा कि परमाणु क्रमांक नंबर क्या है, चांदी का जो परमाणु क्रमांक नंबर है वो 47 है, 47 है। तो हमने जब भरा 2 8, इसमें कितने भरे जाएंगे, मैं लिख देता हूं साइड में, इसमें भरे जाएंगे जी 2, कितने भरे जाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए। इसमें कितने भरे जाएंगे जी, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसमें कितने भरे जाएंगे जी, इसमें 18 भरे जाएंगे। इसमें भी कितने भरे जाएंगे जी, इसमें भी 18 भरे जाएंगे। और लास्ट वाले में 18 18 36 36 और 10 40, लास्ट वाले में कितने भरे जाएंगे, मात्र 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इसी वजह से जो लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया है, जिसे हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से वो काफी दूर है, न्यूक्लियस से बहुत दूर है, और उसका नियंत्रण, इस न्यूक्लियस का नियंत्रण इस इलेक्ट्रॉन पे ना के बराबर है, ना के बराबर है। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण, अपनी तरफ खींच रहा है। क्योंकि मैंने बताया था, जो अपने रदरफोर्ड साहब आते हैं वो कहते हैं कि भाई इस एटम के नाभिक में एक पॉजिटिव चार्ज है, और जब गोल्डन फिल्म है ना, सोने की पत्री पर जब हमने बौछार करवाई अल्फा कणों की, धनात्मक कणों की, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ आता देखा, टक, ज्यादातर तो कॉर्नर से निकल गए, कोई लाखों में एक टकराया, और जितनी स्पीड से टकराया उतनी स्पीड से वापस गया। तो तब ये है कि दो अपोजिट चार्ज है ना, दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्ज एक दूसरे से दूर भागते हैं। अंदर है कैसा चार्ज, अंदर है जी पॉजिटिव चार्ज, है ना, अंदर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। बाहर कैसा है, इस इलेक्ट्रॉन पे है जी नेगेटिव चार्ज। तो ये एक दूसरे को आकर्षण बल की तरफ खींचते हैं, लेकिन न्यूक्लियस से बहुत दूर है। इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर, जिसको इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को कहेंगे जी हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ना, इस न्यूक्लियस का प्रभाव ना के बराबर है, इस संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, है ना, इस संयोजी इलेक्ट्रॉन पे जी, है ना, न्यूक्लियस का प्रभाव ना के बराबर है ना। दूसरी बात, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल बहुत अच्छी है। अब पढ़ के देखिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस एजी को जब कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ अप्लाई करेंगे, कोई मतलब वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होकर मूव करने लग जाएगा। तब वही फ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ठीक है, इसको शब्दों में लिख रखा है। कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितनी दूर होगा उसके लिए उतना ही आसान होगा कि वह बॉन्ड बनाए या बॉन्ड तोड़े, बॉन्ड बनाए या बॉन्ड तोड़े। तो मतलब के की क्या है, मिनिमम एनर्जी है, और ओ की क्या है, मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी लेवल है। मैक्सिमम एनर्जी लेवल है, इसका मतलब इस ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा उसे हम क्या कहेंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। अगर कंडक्टर के सेंस में देखें तो इसकी संख्या 1 2 3 हो सकती है। सेमीकंडक्टर के सेंस में देखें तो इसकी संख्या 4 हो सकती है। कंडक्टर इंसुलेटर के सेंस में इसकी संख्या 8 हो सकती है। तो जब इसको कोई एनर्जी मिलेगी, है ना, तो इसके लिए बहुत आसान होगा कि बैलेंस से ये इलेक्ट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो जाए, बैलेंस से ये इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाए किसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन में। किसमें कन्वर्ट हो जाए, जब फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए। बैलेंस से ये इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये बन जाएगा जी मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये पॉसिबल कब है,
मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ये पॉसिबल है जब कोई बाहर से हम क्या अप्लाई करें, कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ अप्लाई करें, कोई सोर्स ऑफ क्या अप्लाई करें, ईएमएफ अप्लाई करें। एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम देखेंगे किसकी डेफिनेशन, फ्री इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। तो ये सारी कहानी हम कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या है सर, क्या मुद्दा क्या है? बेटा मुद्दा ये है कि ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन ना किसमें भाग ले, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन अपना भाग ले किसमें, रासायनिक अभिक्रियाओं में, है ना। ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा जब रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेगा, किसमें भाग लेगा, रासायनिक, मैंने बताया ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन को बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और बेटा वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। किसमें भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। जब बेटा ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो ये क्या करेगा, या तो ये बॉन्ड बनाएगा, है ना, बॉन्ड बनाएगा, या फिर ये बॉन्ड को तोड़ेगा। बेटा बॉन्ड बनाए या बॉन्ड को तोड़े, बॉन्ड को बनाए बेटा या फिर बॉन्ड को तोड़े, इन दोनों ही केस में हमें मिलने वाली है एक एनर्जी, और उस एनर्जी को हम बोलेंगे क्या, बार बार वही बात मैं रिपीट करता चलूंगा बेटा, उस एनर्जी को हम बोलेंगे क्या, उस एनर्जी को हम बोलेंगे क्या, आवेश। क्या बोला जाएगा, चार्ज, यानी कि आवेश बोला जाएगा। तो मुद्दा इसके पीछे एक ही है कि हमें बनाना है आवेश। क्या बनाना है जी, आवेश, यानी कि चार्ज बनाना है। क्लियर है। तो ओवरऑल मकसद ये है कि इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम किस में शामिल कर ले, रासायनिक अभिक्रियाओं में शामिल कर ले। हो गया नोट। नेक्स्ट देखिए, फिर है जी मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन, हालांकि इसके बारे में ऑलरेडी सारी कहानी बता दी है, लेकिन शब्दों में पिरो दिया गया है, देख लीजिए। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन पर, किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा, कोई भी परमाणु है बेटा, उसके नाभिक, कोई भी परमाणु है तो उसके ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो नाभिक के द्वारा एक आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक द्वारा आकर्षण बल लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि हमें पता है, हमें पता है इस बात का कि भाई न्यूक्लियस में, इसके अंदर न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस मतलब जिसमें प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है जी, न्यूक्लियस में होता है सर पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये पॉजिटिव चार्ज, और इसके बाहर कौन चक्कर लगा रहे हैं, इसके बाहर चक्कर लगा रहे हैं जी इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगा रहे हैं जी, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाहर कौन चक्कर लगा रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। और इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। बेटा ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमने अच्छे से पढ़ा था। एक साइड अगर पॉजिटिव चार्ज हो, एक साइड अगर नेगेटिव चार्ज हो, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे, है ना। किसका बल आएगा, आकर्षण का बल आएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, अट्रैक्शन कहते हैं। अट्रैक्शन यानी कि कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो एटम की नाभिक में पॉजिटिव चार्ज, बाहर जो चक्कर लगा रहे हैं नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में कैसा बल है, आकर्षण का बल है। आकर्षण का बल है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम अट्रैक्शन कहते हैं। इसी वजह से आपसे पूछा जा सकता है पेपर में क्या, कि एक एटम में कौन सा बल कार्य करता है, तो आकर्षण बल काम करता है। कौन सा बल काम करता है बेटा, आकर्षण बल काम करता है एटम के। हालांकि उसे नाभिकीय बल बोलते हैं, जो इस ब्रह्मांड में विद्यमान सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। अब आप कहोगे सर इतने से एटम जिसका चार्ज तो कुछ नहीं था, बेटा वो आगे की बात है। कोलाम्स लॉ जब बताऊंगा ना, तो कोलाम्स लॉ को जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि दो पिंडों के बीच जिनका द्रव्यमान m1 m2 है, उनके बीच की दूरी r स्क्वायर हो, है ना, बीच की दूरी r हो, तो उस फोर्स को हम डिनोट करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों पिंडों के मास के गुणनफल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बीच की दूरी के वर्ग। तभी वहां मैं आपको ग्रेविटेशनल लॉ भी बढ़ाऊंगा, है ना। और मैं बताऊंगा कि भाई ये एक लिमिटेशन है, इसके बाद आपका या तो इससे बाद या इससे पहले नाभिकीय बल लगेगा या ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वहां जाके आपको पता लगेगा। फिलहाल ध्यान रखना कि इनके बीच में कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल लगाया जाता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे यह बल कमजोर हो जाता है। सारी बात बता, अब देखो पहले समझ के किया जाए ना। अब बताओ न्यूक्लियस से दूर होगा तो इसके लिए ये दादाजी है और इस पोते का, पोता नहीं पड़पोता है, ये पड़पोते पे पड़दादा का क्या कंट्रोल होगा भाई, ये अपने बाप की नहीं सुनता, पोता नटखट है, समझ रहे हो मेरी बात को, और एनर्जी से भरपूर है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे बल कमजोर हो जाएगा। जिन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल सबसे कम कार्य करता है, उस इलेक्ट्रॉन पर कोई
उस इलेक्ट्रॉन पर कोई ईएमएफ अप्लाई होने पर, क्या अप्लाई होने पर बेटा, ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी तुमको नहीं पता होगा क्योंकि अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया कि भाई ये ईएमएफ होता क्या है, लेकिन तुम ध्यान रखना एक प्रकार का, ऐसे समझो कि भाई कोई, जैसे हम दो प्रकार का आवेश पढ़ेंगे, एक तो जिसको हम भेज सकते हैं और एक जिसको हम भेज नहीं सकते, महसूस करते हैं। महसूस वाला कैसे आता है, हमें कुछ ना कुछ एनर्जी तो देनी पड़ती है ना उसे। जैसे कोई हम अपनी काइनेटिक एनर्जी दे रही है तो काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में बदल जाती है, हम अपनी गतिज ऊर्जा दे रहे हैं जो उष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, तो फिर एक प्रकार का चार्ज क्रिएट होता है। ठीक उसी प्रकार से कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दे रहे हैं सेल बैटरी से अप्लाई करते हैं, तो वह इलेक्ट्रॉन फ्री होकर मूव करने लग जाता है, उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो बातें मैंने पहले शब्दों में बोल के आपको समझाई थी, उन्हीं शब्दों को अब यहां लिख दिया गया है, कोई नई बात नहीं है। बस आपको मोटा मोटा ये ध्यान रखना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे। स्क्रीन में थोड़ा सा उधर की तरफ होना सही है, तुम ज्यादा पीछे दिखाई दे रहे थे क्या, सही? मैंने तो अब देखा साइड वाली स्क्रीन में। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। तो उन इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए कुछ सोर्स ऑफ ईएमएफ देते हैं, तो वो मुक्त होके चला जाता है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा आकर्षण बल लगाया जाता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे यह बल कमजोर हो जाता है। जिन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल सबसे कम कार्य करता है, उन इलेक्ट्रॉन पर ईएमएफ अप्लाई होने पर वह इलेक्ट्रॉन फ्री होकर मूव करने लग जाता है, उसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहा जाएगा जी, फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बोलो कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, यहां तक की कहानी। लास्ट ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन है, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन है जिसे हम क्या कह रहे हैं जी? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, है ना? संयोजी इलेक्ट्रॉन है। जब संयोजी इलेक्ट्रॉन पर ईएमएफ अप्लाई करेंगे, वही बात को ऊपर वाली बात और नीचे वाली सेम है, वो 4 लाइनों की बात है। यहां एक लाइन में कहानी खत्म कर रहा है कि लास्ट ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उन पर, अब ये बात तो समझने वाली थी, भाई दूर है तो कंट्रोल कम है, एनर्जी लेवल ज्यादा है कम है, ये तो समझने वाली बात थी। एक लाइन में कहानी को खत्म करूं, लास्ट ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जब कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ अप्लाई करेंगे तो वह फ्री होकर मूव करेगा, उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे। बस चलिए सी बात है। लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं जी? लास्ट ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं जी? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हीं बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कोई क्या अप्लाई कर दे? सोर्स ऑफ ईएमएफ। थोड़ा सा स्पेस है, हम क्या अप्लाई कर दे? सोर्स ऑफ ईएमएफ, कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई कर दे, तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, फ्री होकर मूव करने लग जाता है, तब क्या कहलाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, आगे चलकर किसको क्रिएट करने वाला है? आपके चार्ज या आवेश को क्रिएट करने वाला। क्लियर है? जो बच्चा नोट करना चाहे नोट कर लेगा, फिर आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए, ये फिर से बात कहानी स्टार्ट हो गई, फिर से वही कहानी स्टार्ट हो गई। ये जो लास्ट ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन है उसे क्या कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉन, अब तक तो तक क्या था? बैलेंस इलेक्ट्रॉन था। क्या था? बैलेंस इलेक्ट्रॉन था, है ना? बैलेंस इलेक्ट्रॉन था। और अब ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन जब मूव होके चला गया, तो अब क्या बन गया जी? ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। हम कहां तक पहुंच गए? फ्री इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गए, है ना? फ्री इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गए। अब देखो, अब फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब या तो ये बॉन्ड बनाएगा या ये बॉन्ड तोड़ेगा। अब समझते हो उस बात को? आपको जो मैंने बात बताई है उसको अगर सिंपल से शब्दों में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है? जो बात मैंने आपको बताई है उसको सिंपल से शब्दों में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये कोई बॉडी ए है और ये कोई बॉडी बी है, ठीक है? जब इस बॉडी ए पर हमने कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ अप्लाई कर दिया, क्या अप्लाई कर दिया जी? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई कर दिया, तो यहां मान के चलो इसने बॉन्ड तोड़ दिया। बॉन्ड तोड़ा तो इसके इलेक्ट्रॉन है ना मूव करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन यहां से बॉन्ड तोड़ा है तो कहीं जाके बॉन्ड तो बनाएंगे ही ना। तो इसके इलेक्ट्रॉन यहां से चले, इसके इलेक्ट्रॉन यहां से चले, ये इलेक्ट्रॉन चला, ये इलेक्ट्रॉन चला, ये इलेक्ट्रॉन चला,
और ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला है ऐसे ही, और वो इलेक्ट्रॉन चलता चलता किस बॉडी पर आ गया, बॉडी बी पर आ गया। किस पे आ गया जी, बॉडी बी पर आ गया। समझे कि नहीं समझे? यानी कि इस बॉडी ए पर हमने कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ अप्लाई किया, तो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़कर मूव करता हुआ कौन सी बॉडी पे आ रहा है जी, बॉडी बी पर आ गया। जिस बॉडी ने, बेटा समझने की कोशिश करना बहुत ध्यान से, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है वो तो अब बन जाएगी पॉजिटिव चार्ज बॉडी। क्या बन जाएगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाएगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाएगी। और जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है बेटा, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है वो बन जाएगी जी नेगेटिव चार्ज बॉडी। क्या बन जाएगी, नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगी। बात को समझे कि नहीं समझे? मैंने क्या बताया कि भी जब आप कोई बॉन्ड बनेगा या टूटेगा, कोई भी संयोजी इलेक्ट्रॉन जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो वो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। यहां तक कहानी क्लियर? तो या तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया या तोड़ा वो बाद की बात है। जब इस पे सोर्स ऑफ ईएमएफ अप्लाई किया तो कोई बॉन्ड टूटा, टूट के यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकला है ना, वो इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से किस पे चला गया, बॉडी बी पे चला गया। तो जिसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है वो तो बन गया पॉजिटिव चार्ज बॉडी। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिविटी को त्याग कर दिया। हालांकि नेगेटिविटी सब थोड़ा सा गलत हो जाएगा, लेकिन हमें तो समझना है भाई, इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। तो जब नेगेटिव चीज को त्याग कर रहे हैं तो हम बन गई पॉजिटिव चार्ज बॉडी, जिसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक बॉडी बन गई। ये कौन सी बॉडी बन गई जी, पॉजिटिव चार्ज मतलब कैसी बॉडी बन गई, धनात्मक बॉडी बन गई। पॉजिटिव चार्ज मतलब धनात्मक बॉडी बन गई। और जिसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, जिसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया वो क्या बन गई, ऋणात्मक चार्ज बॉडी बन गई, ऋणात्मक बॉडी बन गई। ठीक है, अब इसी बातों को ना फिर शब्दों में पिरोएंगे। समझ में आई ये बात, ये कहानी समझ में आई क्या भाई? मैं क्या बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं मैं, यहां बनेगी एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं आयनीकरण। आयन बनने की प्रक्रिया को आयनीकरण कहते हैं। आयन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आयनीकरण कहते हैं। अच्छा चलो, मैं ये पॉजिटिव नेगेटिव तो समझ गए तुम, तो मैं थोड़ा सा और अच्छे से इलैबोरेट करता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से तुमको समझाता हूँ, ताकि, हालांकि इतना टाइम बस इतना सा है कि जिसने इलेक्ट्रॉन त्याग किए हैं वो तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन गई, जिसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया बेटा वो तो बन गई पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और जिसने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है वो क्या बन जाएगी, नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगी। इतने से समझ में आ गया। लेकिन ये जो बन रहा है, ये जो बन रहा है, क्या बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी और नेगेटिव चार्ज बॉडी, जो किसकी वजह से हो रहा है, आयन की वजह से हो रहा है, आयन की वजह से हो रहा है, आयन का एमिट करना हो रहा है, और उसी को हम कहते हैं आयनीकरण, आयनोनाइजेशन, है ना। तो आयन की वजह से हो रहा है, एक तो बनेगा कैटायन और एक बनेगा क्या, एक तो बन जाएगा कैटायन और दूसरा बन जाएगा, कैटायन कौन सा होगा, कैटायन वो होगा बेटा जो इलेक्ट्रॉन का क्या करे, त्याग करे, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे वो बन जाएगा एनायन। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है ना, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनेगी, उसको हम बोलते हैं बेटा कैटायन। बस ये शब्द अपने पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन याद रख लेना, उसको बोला जाएगा कैटायन, कैटायन पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी बेटा, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, ग्रहण करेंगे, है ना, उसको बोलेंगे क्या, नेगेटिव चार्ज बॉडी होती है। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है उसको हम बोलते हैं क्या, एनायन। क्या बोलते हैं, एनायन। बस, ठीक है। ये पॉजिटिव को धनात्मक लिखूं, नेगेटिव को ऋणात्मक लिखूं, इसमें कुछ नहीं है, बस ये दो शब्द और याद रख लेना। तो बॉडी ए पे हमने सोर्स ऑफ ईएमएफ अप्लाई किया, तो इसके इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे लास्ट ऑर्बिट में, वो मूव करके फ्री इलेक्ट्रॉन बन के बॉडी बी पे चले गए। जिसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन गई, जिसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया वो नेगेटिव चार्ज बॉडी बन गई। और बेटा ये जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है ये आयनाइजेशन प्रोसेस है, आयन का इधर उधर, जो कैटायन और एनायन दो चीज, कैटायन मतलब जिसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, उसे कैटायन बोलते हैं। धनात्मक बोलते हैं, क्या लिख देता हूं यार, उसको धनात्मक, धनात्मक बॉडी बोलते हैं। और बेटा जिसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है उसको हम एनायन यानी कि ऋणात्मक बॉडी मिल बोलते हैं। सही शब्द तो ये है, कैटायन और एनायन। ठीक है, अब देखो आयनीकरण, आयनीकरण समझ गए। आयन जब इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण होगा तो आयनीकरण प्रोसेस होगी। आयन बनने की प्रक्रिया, या तो आयन बनेंगे या आयन टूटेंगे, आयन बनने की प्रक्रिया को आयनीकरण कहते हैं। आयन को दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धनायन और एक होता है ऋणायन।
धनायन को समझ गए, जिसको हम बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं जी? कैटायन। और इसको बोलते हैं एनायन। यानी कि कैटायन में धनायन मतलब कौन सा रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और एनायन में कैसा रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा। क्लियर है? तो अब इनको शब्दों में बस 1-2 मिनट लगेगी, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कौन सा है? धनायन बॉडी। कौन सी है? धनायन बॉडी, जिसको हम बोलते हैं क्या? कैटायन। पढ़िए, जिसपे कैसा चार्ज होता है जी? पॉजिटिव चार्ज होता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो वह तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी व प्रोटॉन की अधिकता होती है। क्योंकि अच्छा, ये क्या रीजन है भी इलेक्ट्रॉन की कमी और प्रोटॉन की अधिकता होती है? बेटा मैंने बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। होते कि नहीं होते? और विद्युतीय रूप से कोई भी एटम क्या होता है जी? उदासीन होता है। याद है ये बात? उदासीन होता है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हैं, पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर थे, लेकिन जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन, है ना, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन, दो बार आ गया ये समझ, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन की त्यागता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और प्रोटीन की अधिकता। मान के चलो यहां से इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए, दूसरी कोई बॉडी पर आ गए, होने पर उसमें धनावेश आ जाता है, उसी को क्या कहते हैं? धनायन, कैटायन कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। एग्जाम्पल के सबसे पहले है सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर है कैल्शियम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं? तो ध्यान होगा आपको, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना? कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है? एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो इसके ऊपर जो त्यागता है उसके ऊपर ना पॉजिटिव साइन आ जाता है, त्यागता है। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, सबको मालूम है ना? इलेक्ट्रॉन पे होता है सर नेगेटिव चार्ज, है ना? प्रोटॉन की अधिकता होगी। प्रोटॉन पे कैसा होता है जी? प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, बच गई क्या? प्रोटॉन की अधिकता। तो बेटा इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसी वजह से जो बॉडी कैटायन होगी, जिन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, प्रोटॉन की अधिकता होगी, उनके ऊपर प्लस का साइन आएगा। सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो इसके ऊपर प्लस का 2 आ जाएगा। अब मेरे को आप बताना कि कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, ये आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने, ठीक है? बताओ जल्दी से कमेंट करके। नेक्स्ट है जी ऋणायन। ऋणायन को क्या बोलते हैं जी? एनायन। ऋणायन को क्या बोला जाता है? एनायन बोला जाता है। एनायन। एनायन मतलब कैसा चार्ज होगा? तो ध्यान रखेंगे जी, नेगेटिव चार्ज होगा। पढ़ लीजिए, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और प्रोटॉन की क्या हो जाएगी? जी? कमी हो जाएगी। प्रोटॉन मतलब कैसा चार्ज है? प्रोटॉन की क्या हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज की। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, उसकी तो अधिकता हो गई, और प्रोटॉन की चार्ज की क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उसकी कमी हो गई। उसकी क्या होगी जी? कमी हो गई, है ना? ठीक है, कमी हो गई। यहां क्या हुआ था? यहां इसका उल्टा हुआ था सर। कैसे? इलेक्ट्रॉन की तो कमी हो गई थी और प्रोटॉन की अधिकता हो गई थी। तो कमी हो जाती है, जिससे उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। जैसे यहां किसका है? यहां है क्लोरीन, और क्या है? SO4। एक मिनट रुक जाइए, इनके प्रॉपर नाम प्रिंटिंग में नहीं आए, वो पीडीएफ में नहीं आए, प्रॉपर नाम मैं लिखता हूं, एक मिनट। ठीक है, तो कैसा चार्ज आएगा? उनको इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं, तो इनके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है? एक। SO4 है ना, सल्फर ऑक्साइड, कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है? दो, तो माइनस का 2 आ जाएगा ऊपर, समझ गए? अगर यहाँ प्लस एक, प्लस सिर्फ प्लस है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो एक प्रोटॉन बढ़ गया। इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, तो कितने प्रोटॉन बढ़ गए? 2 प्रोटॉन बढ़ गए। इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, क्लोरीन ने, तो एक माइनस का साइन आ गया। SO4 यानी कि सल्फर ऑक्साइड ने कितने? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो -2 का साइन आ गया, समझ गए? तो जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, वो तो बन जाएगी कैटायन, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, वो बन जाएगी एनायन। तो यहां से 2 प्रकार के चार्ज का पता चल गया। कैसे? जब
जब इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन था, बैलेंस इलेक्ट्रॉन था, फ्री इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया तो फ्री इलेक्ट्रॉन बना, बॉन्ड बनाएगा या तोड़ेगा, बॉन्ड बनाते टाइम या तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वो कैटायन बनेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो वो एनायन बनेगा। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं वो उसके ऊपर, अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं तो एक प्लस का साइन आ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन चले गए तो दो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई तो दो प्लस का साइन आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, हालांकि फिजिक्स का है तो एक माइनस का साइन आ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो दो माइनस के साइन आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया कैटायन और एनायन। यहां तक की कहानी क्लियर है? जो बच्चा नोट करना चाहे वो नोट कर लेगा, फिर आगे चलते हैं। फिर हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसको? चार्ज को, यानी कि आवेश को। यहां तक नोट कीजिए एक बार। हो गया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जी आवेश। फाइनली हम किस पे आ गए? आवेश पे आ गए जी। आवेश, आवेश कैसे बनता है पता लग गया? जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होकर जब किसी अन्य इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो एक प्रकार की एनर्जी क्रिएट करेगा, उसी एनर्जी को, उसी चार्ज को हम क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? आवेश बोलते हैं, चार्ज। तो अब अपना टॉपिक स्टार्ट होता है रियल वाला, चार्ज यानी कि आवेश। आवेश किसी भी पदार्थ का आंतरिक गुण है। कौन सा गुण है जी? आंतरिक गुण है। अब क्या मतलब है इस बात का? आंतरिक गुण का क्या मतलब है भाई? इसके ऊपर ना कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता, साइंटिफिकली इस चीज को कोई प्रूफ नहीं कर सकता, है ना? ये एक प्रकार की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। आंतरिक गुण का मतलब क्या है कि ये एक प्रकार की क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब तुम कहोगे यार ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या, इसको छोड़ो। मतलब एक प्रकार का ये आंतरिक गुण है। आंतरिक गुण का मतलब क्या है? जिस पर, जिसको सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है, वही आपका चार्ज है। वही आपका क्या है? चार्ज है। यानी कि बहुत सारी चीजें होती है जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और आप इस चीज से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज है कि वो मेरे से नफरत करता है, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वो मेरे से प्यार करता है, वो मेरे बिना रह नहीं सकता, वो मेरे बिना सांस नहीं लेता। तो भाई क्या सांस नहीं लेता? बिना सांस लेगा तो मर जाएगा। लेकिन वो एक फील करने वाली चीज है। तो चार्ज को सिर्फ और सिर्फ एक आंतरिक गुण है, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है ना? ठीक है, उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर किया जा सकता। प्रकृति में व्याप्त सभी वस्तुएं एक काल्पनिक गुण के द्वारा आपस में आकर्षण, आकर्षण को क्या बोलते हैं जी? अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन। या तो एक काल्पनिक गुण के द्वारा या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट हो रही है, या फिर एक दूसरे से दूर जा रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिपल्सन। क्या बोलते हैं? रिपल्सन। तो प्रकृति में सभी वस्तुएं ना या तो एक दूसरे से आकर्षित हो रही है, आकर्षण हो रही है, या एक दूसरे से प्रतिकर्षण हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। हर कोई चीज, सेम चार्ज है वो तो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? दूर जा रहे हैं। अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो कह रहे हैं प्रकृति में व्याप्त सभी वस्तुएं एक काल्पनिक गुण के द्वारा आपस में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल को अनुभव करती है। इसी गुण को हम आवेश कहते हैं। तो आवेश की अगर सिंपल सी डेफिनेशन कोई कहे तो हम कहेंगे कि भाई ये एक आंतरिक गुण है, इसको सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इस पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता, साइंटिफिकली वैल्यू इसकी हम नहीं दे सकते। दूसरी बात, प्रकृति में व्याप्त जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के ऊपर एक प्रकार का आवेश लग रहा है। कैसा आवेश लग रहा है? अगर सेम प्रकार की चार्ज है तो वो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, और अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। यानी कि सभी वस्तुओं पर या तो आकर्षण बल काम कर रहा है या प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है। आपको भी ध्यान है ना, जब बिग बैंग थ्योरी आपको क्या बताती है कि जब ब्रह्मांड एक छोटे से गोले के रूप में था तो एक ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट हुआ तो सारे ऐसे चितड़े चितड़े फैल गए, सारी चीजें इधर उधर बिखर गई। आज भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यानी कि एक प्रकार का रिपल्सन, क्योंकि जब स्टार्टिंग में सेम एक ही चार्ज था, एक ही चार्ज था, तो एक चार्ज सेम जैसे चार्ज सब एक दूसरे से दूर भागते हैं। और वो धमाका भी इतनी जोर से था कि आज तक उसके जो धमाके के टाइम जो फोर्स लगा था आज भी वो फोर्स चलता हुआ जा रहा है। यानी कि प्रकृति में विद्यापित जितनी भी वस्तुएं हैं वो आपस में या तो आकर्षण बल काम कर रहा है या उनके ऊपर कैसा बल काम कर रहा है? प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है। अच्छा सुनो, इस आवेश के बारे में, इस चार्ज के बारे में सबसे पहले 600 ईसा पूर्व, किसने, कितने साल पहले? 600 ईसा पूर्व। बस एक मिनट रुक जाइए जी। 600 ईसा पूर्व, या फिर कहें ईसा मसीह, 600 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? जीरोवीं सन। उससे बाद हम टाइम को कैसे काउंट करते हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल, आज 2020, 2025, आज हम 2025 में। उससे पहले वाले टाइम को कैसे काउंट करते थे? एक साल पहले तो 1 ईसा पूर्व, 2 साल पहले तो 2 ईसा पूर्व, 3 साल पहले तो 3 साल ईसा मसीह के जन्म से।
तो ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले, या फिर लगभग कितना बोलेंगे, 600 वो और 2000 ये, तो लगभग कितना हो गया, 2600 वर्ष पूर्व ईसा मसीह के 600 ईसा पूर्व या फिर 2600 वर्ष पूर्व ग्रीक वैज्ञानिक, कौन से थे जी, ग्रीक वैज्ञानिक थे एक, जिनका नाम क्या था जी, थेल्स। जो आज जब आप मैथ में पढ़ते हो ना 9th और 10th क्लास में, थेल्स प्रमेय क्या पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं ना हम थेल्स प्रमेय, वही थेल्स नाम के ये साइंटिस्ट है जिन्होंने थेल्स प्रमेय दिया था। थेल्स प्रमेय क्या था, थेल्स प्रमेय क्या था, किसी भी सर्कल, किसी भी हाफ सर्कल से हम पढ़ते थे शायद, किसी भी हाफ सर्कल में एक ही चौड़ पर, मतलब एक ही व्यास पर बने सभी एंगल समान होते हैं, ये था थेल्स प्रमेय। यहां से बेटा इस व्यास पर ये एंगल की वैल्यू, बेटा इस एंगल की वैल्यू है ना, ये दो एंगल ही गलत बना दिया मैंने, इस एंगल की वैल्यू, बेटा इस एंगल की वैल्यू, ये जो कोण है, ये जो कोण है, इन सभी कोण का मान क्या होगा, बराबर होगा। ये था थेल्स प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसने ना बहुत सारे क्वेश्चनों का ना वैसे चुटकियों में सोल्व करवा दिया था। तो 600 ईसा मसीह के 600 साल पहले या 2600 वर्ष पूर्व पहले, सबसे पहले ग्रीक साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट भी थे, फिलोसफर भी थे, बहुत सारी चीजें थे, बहुत सारे गुण थे। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने क्या बताया था, थेल्स ने सबसे पहले आवेश के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था जी, आवेश के बारे में बताया था। क्या बताया था, थेल्स वैज्ञानिक ने कहरवा, ये कहरवा पता है क्या है, ये कहरवा जिसे हम क्या बोलते हैं जी, एम्बर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहरवा, या बोल रखा है एम्बर। ये कहरवा और एम्बर पता है क्या है, ये कहरवा और अंबर क्या है, गोंद है, क्या है, गोंद। जो बचपन में हम खाते थे ना, बाद में पता चला यार ये तो किसी भी पेड़ पौधे का वेस्ट मटेरियल होता है, गोंद। जब हम सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं सब, आपको पता है पहले के टाइम में सरकारी स्कूल के ना, जब छुट्टियां बंक मारते थे ना, बस्ता बस्ता छोड़ के, भाई तू मेरा ले जाना बस्ता, तो बंक मारते थे ना, तो जब नियर बाय पेड़ होते थे ना, वहां गोंद निकलता था। कोई जब पेड़ कट जाता था, थोड़ा सा छील देते थे, तो वहां से गोंद निकलता, उस गोंद को खाते थे, वही गोंद एम्बर है ना, जिसे हम कहरवा बोलते हैं। बाद में जब बड़े हुए 9th और 10th क्लास में, तो पता लगा कि पौधे का वेस्ट मटेरियल है ना, वेस्ट है ना मटेरियल क्या कहलाता है, गोंद होता है। फिर यार याद आया कि उस टाइम तो हमें घिरना चाहिए यार, हम तो वेस्ट मटेरियल खाते हैं। फिर अब जब और आगे बढ़े, धीरे धीरे ग्रेजुएशन हुई, इंजीनियरिंग हुई, तब पता लगा यार ये जो वेस्ट मटेरियल है, ये कोई वेस्ट मटेरियल नहीं है, हम तो पूरा पौधा ही खा जाते हैं। हम क्या खाते हैं, हम क्या खाते हैं, खाद्य पदार्थ खाते हैं ना, पेड़ पौधों की फल फूल पत्तियां ये सब कुछ खाते हैं। तो फिर पता लगा यार चलो ठीक है, कुछ गलत नहीं खाया था, ठीक ही खाया था, ठीक है। तो साइंटिस्ट आप बैठे हैं जिनका नाम है ग्रीक साइंटिस्ट थेल्स, इनमें अच्छा कोई भी साइंटिस्ट उस दौरान में कोई मकसद, अच्छा कोई भी वैज्ञानिक लोग होते हैं ना, जैसे भाई बात करूं कुछ एक चुनिंदा लोगों के, आज के टाइम में ये जानबूझ के एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन उस दौरान ना कोई एक्सपेरिमेंट का मकसद नहीं होता था, है ना। मतलब उस टाइम तो आधारभूत सुविधाएं नहीं थी, कहां मशीनरी और इक्विपमेंट होते थे। तो भाई ये साइंटिस्ट बैठे होंगे, उन्होंने कोई पेड़ का गोंद तोड़ा, है ना, गोंद को तोड़ा और उसको ना किससे रगड़ा, उस गोंद को रगड़ा रेशम के कपड़े से, किससे रगड़ा जी, रेशम के कपड़े से रगड़ा। हो सकता है गोंद तोड़ा, गोंद को हम खाए थे, उन्होंने भी खाया होगा, वो गंदा होगा, गोंद खराब हो रखा होगा, मिट्टी मिट्टी लगी होगी, उसने रेशम के कपड़े को ऐसे साफ किया तो फिर उसने उसको रख दिया, खाऊंगा भाई, तो उसने देखा उस रेशम के कपड़े के ना कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ, किसकी तरफ, छोटे छोटे कागज, उस टाइम कागज नहीं होता था, है ना, ये बस आज के टाइम में एक थ्योरी बनी है कि भी ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। उस टाइम कागज, ईसा मसीह के 600 साल पहले कोई कागज नाम की चीज थी क्या, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। गूंद खाना चाहते थे थेल्स भाई साहब, है ना, बहुत ही मान्यवर है, गूंद खाना चाहते थे, गूंद खराब हो रखा था, इन्होंने सूती कपड़े से साफ किया, कपड़े वपड़े नहीं होते थे यार उस टाइम, ठीक है ना, तन को ढकने के लिए कुछ लपेट लेते थे, आदि मानो यार, तो समझ रहे हो ना तुम, ठीक है। लेकिन इन्होंने ना तन को ढक के उस कपड़े से उससे साफ कर लिया, कपड़ा ही मान लेते हैं, जब उन्होंने रखा तो कागज के टुकड़े उसकी तरफ थोड़े थोड़े आकर्षित हुए, और तब इनके दिमाग की बत्ती जगी कि भाई कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है, और वो कुछ ना कुछ है उसको इन्होंने नाम, ग्रीक भाषा, ग्रीक साइंटिस्ट थे, ग्रीक भाषा में इन्होंने इसका नाम दिया क्या, इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया, नेक्स्ट पेज पे लिख भी रखा है, इन्होंने ग्रीक भाषा में इसका नाम दिया, इन्होंने इस प्रभाव को इन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा, इलेक्ट्रॉन कहा। इस थ्योरी को हम डिटेल से पढ़ेंगे, बस इतना एक बार यहां तक ही रखते हैं कि भाई अब पता लग गया कि भाई चार्ज बन गया है ना। तो इन्होंने उस चीज को जो आकर्षण कर रही है, क्या कर रही है, चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, आकर्षित करेगी, या चीजों को अपनी तरफ से आकर्षित ना करके क्या करेगी, प्रतिकर्षण करेगी, आकर्षित करेगी या क्या करेगी, प्रतिकर्षण करेगी। उसी आकर्षण या प्रतिकर्षण को थेल्स नाम के साइंटिस्ट ईसा मसीह के 600 साल पहले, है ना, 2600 वर्ष पूर्व, इन साइंटिस्ट ने क्या कह दिया कि भाई कुछ ना कुछ तो है, और इन्होंने इसको आज के टाइम में हम क्या पढ़ते हैं, आवेश यानी कि चार्ज पढ़ते हैं।
उस टाइम इन्होंने इसका नाम दिया था एम्बर, है ना, इलेक्ट्रोम। इन्हीं शब्दों से लिंक किया क्योंकि ये ग्रीक साइंटिस्ट थे और ग्रीक भाषा में एम्बर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोम बोलते हैं। और वही इलेक्ट्रॉन आगे चलकर इलेक्ट्रिसिटी को जन्म देगा और वहीं से अपनी कहानी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? होप सो आज की क्लास को आपने एंजॉय किया होगा, आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की और आपको समझ में भी आया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, कल इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देंगे। और जो बच्चों से मैंने बताया था उसी सीक्वेंस में रहना, वीडियो देखने के बाद पीडीएफ पढ़ लीजिए और एक बार फिर से मेरे भाई मेरे बंधु वीडियो को देख लीजिए। बहुत कुछ आपको एक बार देखने के बाद दोबारा देखते हो तो बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलता है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट।